जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बहुत अच्छे से देख लिया था कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट बचे गए रह गए थे एग्जाम से संबंधित, यानी माउंटबेटन से संबंधित, कांग्रेस अध्यक्ष से संबंधित लेके चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा था कि कैसे कैसे घटना हुआ था। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, इन सब मतलब यहाँ तक की चीज़ों को दोस्तों हमने बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी और उस समय ब्रिटेन के महाराज कौन थे। यहाँ तक की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों भारत को जो संवैधानिक विकास हुआ था, यानी कंपनी के जितने एक्ट्स आए थे, अंग्रेजों के द्वारा जो एक्ट्स लाए गए थे, उनको देखने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों इनसे किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या किस तरह से आपसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिन दोस्तों अभी से चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, जो लोग अभी नए नए इस चैनल से जुड़े होंगे वो सब क्या करेंगे दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों कि मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था, दोनों की ही दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे वीडियो दोस्तों क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस से अपलोड हो रहा है। यानी आप सब दोस्तों क्या करेंगे, एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जब चीज़ों को एक क्रम से देखेंगे तभी आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे और तभी आप चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी दोस्तों क्या होगी, अच्छे से डेवलप। तो जो लोग दोस्तों जुड़े होंगे अभी अभी चैनल से वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वो सब वीडियो को एक क्रम से देखने की कोशिश करेंगे। बाकी जो लोग दोस्तों रेगुलर क्लास को देख रहेंगे वो सब क्या करेंगे, वो लोग दोस्तों सिर्फ क्या करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे और अपने एग्जाम के हिसाब से दोस्तों क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अपना कोई टेक्स्ट पेपर क्या करते रहेंगे दोस्तों, सॉल्व करते रहेंगे। क्योंकि आप दोस्तों अभी से अगर रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको दोस्तों क्या होगा, एग्जाम के समय आपको बर्डन नहीं लगेगा चीज़ें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम में सफल हो पाएंगे, अपने अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत ध्यान से आप सब सुनिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या, भारत का संवैधानिक विकास को पढ़ने वाले हैं, देखने वाले दोस्तों कि किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकता है। और आप सब जानते हैं दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भारत का संवैधानिक विकास वाला जो टॉपिक्स है, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन हमेशा अब पूछा जाता है। और जितने भी एक्ट हैं दोस्तों अंग्रेजों के समय में आए हुए, ये सब जानते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो चलिए देखिए अब हम देखने वाले दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपनी के शासनाधीन अधिनियम। आप सब जानते हैं दोस्तों जो ब्रिटिश एक्ट आए थे वह दो रूप में आए थे। एक थे जो दोस्तों कंपनी के अधीन आए थे और एक थे दोस्तों ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आए थे दोस्तों। यह चीज़ें दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी की वाले वीडियो में भी दोस्तों पढ़ाया गया है, तो आप दोस्तों वहां से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों ये ऐसा टॉपिक्स है जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी आता है और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के अंतर्गत भी आता है। तो दोस्तों तो यहाँ यह चीज़ें आपको फिर से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सब दोस्तों वहां से भी जाके देख सकते हैं और आप दोस्तों यहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि यह टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ भी इसको ले पढ़ा रहा हूँ। तो आप सब जानते हैं दोस्तों उस समय जो एक्ट आते थे तो वह दो तरीके से आते थे। एक आता दोस्तों कंपनी के शासनाधीन अधिनियम, एक एक्ट आता था दोस्तों ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम। तो अभी हम सब देखने वाले दोस्तों जो कंपनी के शासनाधीन जो अधिनियम आए थे यानी ब्रिटिश कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट आए थे उनको देखने वाले। तो देखिए इस क्रम में दोस्तों हम सबसे पहले देखने वाले हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1773 में यानी 1773 में दोस्तों क्या होता है, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यानी ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों यह जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसको किसने पारित किया था, इसको पारित किया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने। और आप जानते हैं दोस्तों जो यह एक्ट लाया गया था यह किस उद्देश्य की वजह से लाया गया था, तो देखिए उस समय दोस्तों जो ब्रिटिश कंपनी में जो भ्रष्टाचार और प्रशासन था दोस्तों उसी को दूर करने के लाया गया था। या इसलिए नहीं लाया गया था कि भारत के लिए अच्छा हो। आप यहां शब्दों पे याद रखिएगा दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है यह एक्ट कौन लाता है दोस्तों, यह ब्रिटिश सरकार ही इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाती है। और यह एक्ट क्यों लाया जाता है दोस्तों, यह एक्ट इसलिए लाया जाता है उस समय दोस्तों जो ब्रिटिश कंपनी थी उस ब्रिटिश कंपनी में क्या हो रहा था दोस्तों, भ्रष्टाचार बढ़ गया था और कुप्रशासन बढ़ गया था। तो उसी को दोस्तों क्या किया गया था, दूर करने के लिए दोस्तों इसको लाया गया था। तो
आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, यह हमारे लिए नहीं लाया गया था, यह ब्रिटिश कंपनी जो थी उस कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, जो कुप्रशासन हो रहे थे दोस्तों, उसी को दूर करने के लिए लाया गया था। अब ये जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, तो इसमें कुछ प्रावधान किए गए, कुछ प्रोविजन किए गए। उन प्रोविजन से दोस्तों अक्सर क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अब दोस्तों उन प्रोविजन को हम देखने वाले हैं, यानी उन प्रावधान को देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, दो पहले आप ये याद रखिएगा, देखिए 3 तरह की प्रेसिडेंसी होती थी, और तीनों की प्रेसिडेंसी दोस्तों आप सब जानते हैं दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। एक दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बंबई प्रेसिडेंसी और एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तीन के तीन प्रेसिडेंसी को सबसे पहले याद रखिएगा। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंबई प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों ही प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, देखिए 3 तरह की प्रेसिडेंसी होती थी। एक होती थी दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी, एक होती थी दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी को और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दोस्तों क्या कर दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो आप इसको दोस्तों याद रखिएगा कि 3 प्रेसिडेंसी होती थी सॉरी दोस्तों, तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी था और जो बंबई प्रेसिडेंसी था दोस्तों, इन दोनों को दोस्तों ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है दोस्तों, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, उसके अंतर्गत दोस्तों इसको कर दिया जाता है। और 2 फैक्ट दोस्तों इस एक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए, आप सब जानते हैं दोस्तों 1773 के एक्ट आने से पहले दोस्तों बंगाल का एक गवर्नर होता था, लेकिन जब यह एक्ट आता है दोस्तों, इस एक्ट के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, इसी बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आप दोस्तों यहां शब्दों पर याद रखिएगा। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले क्या होता था कि बंगाल का एक गवर्नर होता था, यानी उसको सिर्फ क्या बोला जाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है दोस्तों 1773 का, तो उसी को दोस्तों क्या कर दिया जाता है, गवर्नर का आगे जनरल लगा दिया जाता है, नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर होता था उसी को दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, उसके अंतर्गत दोस्तों क्या कर दिया जाता है, उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और क्या किया जाता है दोस्तों, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, यानी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो यह सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की जाती है, तो आप कब याद रखेंगे दोस्तों, कब की जाती है, 1773 में, यानी 1773 में। किस एक्ट के माध्यम से दोस्तों, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया जाता है दोस्तों, एक क्या कर दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो बेसिक प्रावधान है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब जानते हैं दोस्तों, जितने भी एक्ट आए थे उनसे क्वेश्चन बनता रहता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको देखेंगे और चीज़ों को भी नोट डाउन भी करते चलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो जो इसको गवर्नर जनरल पद जनरेट कर दिया गवर्नर करके, और एक दो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। तो यह फैक्ट दोनों के ही दोनों याद रखेंगे। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा यह जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या एसएससी की कर रहे हो, या आप दोस्तों वनडे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जिसको दोस्तों आरओ बोला जाता है, या आप टीचिंग से संबंधित दोस्तों यानी टेट सीटेट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां भी दोस्तों मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब दोस्तों क्या करते रहिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा और चीज़ों को आप क्या करते हैं, साथ साथ में नोट डाउन भी करते चलेंगे। बाकी आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको सब पता है दोस्तों, या कहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप चाहे तो बुक को भी ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप खुद का नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम देखने वाले दोस्तों जो 1784 का जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है उसको हम देखने वाले। तो आपको उम्मीद है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट की। तो आप देखिएगा दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट है, तो यह पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है दोस्तों, यह आता है 1784 में। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है, तब यह आता है दोस्तों 1784 में, यानी 1784 में दोस्तों क्या होता है, पिट्स इंडिया
एक्ट आता है। अब हम देखने वाले दोस्तों यह जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या मेन प्रावधान किया गया था, क्योंकि जो मेन प्रावधान किए जाते हैं दोस्तों उन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है, तो हम सिर्फ उन्हीं प्रावधानों को ही देख रहे हैं कि जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए इस 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या कर दिया गया दोस्तों, सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दिया गया और कंपनी के व्यापार में क्या कर दिया गया दोस्तों, हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, देखिए 1784 के एक्ट के तहत क्या होता है, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दिया गया। यानी कंपनी के जो मामले होते थे, यानी कंपनी के जो कुछ भी काम होते थे दोस्तों, उसमें क्या हो गया दोस्तों, अब ब्रिटिश सरकार का यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता था दोस्तों, उस कंट्रोल में क्या हो गया, वृद्धि हो जाती है कि मतलब यानी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल जो होती है दोस्तों, ये जो पकड़ होती है और इस कंपनी पे और मजबूती के साथ हो जाती है। और क्या होता है दोस्तों, इसके तहत कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। और क्या होता दोस्तों कि कंपनी जो अपनी व्यापार कर रही थी, वह व्यापार क्या कर रही थी दोस्तों, वह खुले रूप से अब कर सकती थी, यानी हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई कि कंपनी जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो कुछ काम कर रही है उसमें क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आप इसको भी इन दोनों की दोनों इफेक्ट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। एक तो सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दिया गया दोस्तों, एक क्या कर दिया गया दोस्तों, हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। और क्या किया जाता है दोस्तों इस एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, तो देखिए और दोस्तों क्या होता है कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। यानी क्या किया गया दोस्तों, कंपनी के जो व्यापारिक कार्य होते थे, यानी जो ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, और जो राजनीतिक कार्य थे दोस्तों, इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यानी जो ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज थी और जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज थी दोस्तों, दोनों की दोनों आप याद रखिएगा। यानी व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। यानी कंपनी अपनी व्यापारिक कार्य भी अलग से करेगी और जो राजनीतिक कार्य थे दोस्तों वो भी क्या करेगी, अलग करेगी। तो आप दोस्तों इस 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का, तो ये जो तीन प्रावधान दोस्तों मेन है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन इससे भी आते रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इस पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम दोस्तों नेक्स्ट देखने वाले जो 1786 का एक्ट आया था, देखिए ये को बहुत ज्यादा इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन आप इसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए जो 1786 का नियम आता है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल को दोस्तों विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दे दिया जाता है। यानी यह जो दोस्तों 1786 का अधिनियम आता है, यानी 1786 का जो दोस्तों एक्ट आता है, इस 1786 के एक्ट के तहत दोस्तों क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल होता था दोस्तों, उस गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, विशेष अवस्था में यानी स्पेशल कंडीशन में दोस्तों क्या किया गया, परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को दोस्तों क्या करने, लागू करने का अधिकार दिया गया। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हो गया दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा दोस्तों, 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दोस्तों, गवर्नर जनरल जो होता था बंगाल को, उसको 1786 का जो अधिनियम आता है, यानी 1786 का अधिनियम जो आता है, इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, विशेष अवस्था में यानी स्पेशल कंडीशन में क्या कर सकता था जो दोस्तों गवर्नर जनरल, वह अपने परिषद के यानी अपने काउंसिल के निर्णयों को क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था और अपने निर्णय यानी अपने डिसीजन लागू कर सकता था। यानी जो काउंसिल होती थी, जो परिषद होती थी दोस्तों, उसमें जानते कई मेंबर होते थे, तो उन परिषद का जो निर्णय होता था, जो डिसीजन होता था, उसको गवर्नर जनरल क्या कर सकता था दोस्तों, इस एक्ट के तहत 1786 के एक्ट के तहत क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था और अपने निर्णयों को क्या कर सकता था दोस्तों, अपना जो उसका जो खुद का डिसीजन होता था उसको वह दोस्तों क्या कर सकता था, वह लागू कर सकता था। या कहां से उसको प्रावधान दिया गया दोस्तों, या 1786 का जो अधिनियम आता है 1786 का, उसके तहत दोस्तों यह उसको पावर दिया जाता है। तो दोस्तों आप 1786 के इस एक्ट के बारे में यह बेसिक प्रावधान दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बन चुका है आपसे एग्जाम में। अब हम देखने वाले दोस्तों एक महत्वपूर्ण एक्ट जो सीधे सीधे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे रिपीट हुआ है, वह है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो 1813 का चार्टर एक्ट है, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे एग्जाम में आपको बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों, तो इससे एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यह जो 1813 का चार्टर एक्ट आता है 1813 का, इसके तहत
तहत क्या किया जाता है, तो देखिए इसके तहत सबसे पहले क्या किया जाता है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था दोस्तों उसको समाप्त कर दिया जाता है और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है दोस्तों, देखिए जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, इसके तहत क्या होता है, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उस व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ दोस्तों उसका व्यापार बना रहता है। तो आप इसमें यही याद रखेंगे दोस्तों, जो 1813 का चार्टर एक्ट आता है इसमें कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उसको क्या कर दिया जाता है दोस्तों, समाप्त कर दिया जाता है, यानी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी उसके एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन चाय, आप इसको याद रखिएगा, चाय और चीन इनके साथ दोस्तों उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहता है, यानी इसको नहीं समाप्त किया जाता। तो आप 1813 के एक्ट के अंतर्गत दोस्तों इसको अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों क्या किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, देखिए और क्या होता है दोस्तों, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। यानी यह जो एक्ट आता है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट, इसके तहत और क्या किया गया दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों उस कंपनी को क्या कर दिया गया, अगले 20 वर्षों के लिए, यानी ये 1813 में एक्ट आता है, इसमें 20 वर्ष आप जोड़ लीजिए, खुद आप जोड़ लीजिएगा कितना आता है, तो यानी आने वाले अगले 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया दोस्तों, भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। यानी इस कंपनी को क्या कर दिया गया दोस्तों कि आने वाले 20 वर्षों के लिए क्या कर सकती थी दोस्तों, वह जो भारतीय प्रदेश थे उन भारतीय प्रदेशों क्या कर सकती थी, अपने नियंत्रण को बढ़ा सकती थी और उनसे क्या कर सकती थी दोस्तों, जो राजस्व था यानी जो रेवेन्यू होता था उस रेवेन्यू को दोस्तों क्या कर सकती थी, कलेक्ट कर सकती थी। और क्या किया गया दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, देखिए और क्या किया गया दोस्तों, सबसे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। कितना किया गया दोस्तों, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। तो आप इसको तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एक चाय और चीन वाला दोस्तों इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको नहीं भूलेंगे। और आप दोस्तों इस प्रावधान को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों कि प्रथम बार यानी पहली बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था दोस्तों, तो जो 1813 का चार्टर का एक्ट आता है दोस्तों, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, इसी के माध्यम से क्या होता है कि पहली बार दोस्तों शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। कितना किया गया दोस्तों, प्रति वर्ष 1 लाख रुपये। यानी हर साल क्या होगा दोस्तों, यहां प्रति वर्ष 1 लाख रुपया का मतलब होता है दोस्तों हर साल क्या होगा दोस्तों, 1 लाख रुपया किस पर खर्च किया जाएगा, वह शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, यानी एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों आप ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है 1813 का, तो आप इतने सारे प्रावधान जो आपको बताए गए इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि सारे के सारे ही एक्ट महत्वपूर्ण और सारे के सारे प्रावधान जो आपको बताया जा रहा है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता रहता है। तो आप सारे के सारे एक्ट क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको 1813 के चार्टर एक्ट तक की चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखने वाले दोस्तों जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उससे संबंधित क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, आपको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, इसमें क्या क्या बातें की गई थी, तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अब बात किसकी हो रही है, 1833 की। अभी तक आपने बात किया था 1813 के चार्टर एक्ट की, अब बात हो रही है दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट की। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और कंपनी को केवल दोस्तों राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। तो आप दोस्तों इसको इस तरह से याद रखिएगा। दोस्तों आपने अभी देखा था दोस्तों जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया दोस्तों, तो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे वह तो समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन किसके साथ दोस्तों बने रह गए थे, चाय और चीन के साथ। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह दोस्तों बने रह गए थे, चाय और चीन दोस्तों अपवाद रह गया था। लेकिन जो दोस्तों यह 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी अब यह जो चाय और चीन का साथ जो दोस्तों बना था एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, इसको भी अब दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है। तो आप यह प्रावधान तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों चाय और चीन के साथ जो बना रह गया था प्रावधान दोस्तों, जो अधिकार बचा रह गया था
उसको 1833 के चार्टर के एक्ट के तहत यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी को दोस्तों क्या था, केवल और केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान रख दिया गया था। यानी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों क्या कर सकती, केवल और केवल दोस्तों पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व हो सकती थी। यानी केवल और केवल दोस्तों उसको क्या था, राजनीतिक कार्य करने का ही अधिकार दिया रखा गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों क्या किया गया, इंपॉर्टेंट योगदान, आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अब क्या किया गया दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो वह कहा जाने लगा दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो आपने दो एक्ट तो ऐसे ही याद रखना है दोस्तों, एक 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक 1833 का चार्टर एक्ट। तो अभी आपने दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, उसको क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन जो 1833 का चार्टर एक्ट आता था दोस्तों, अब इस गवर्नर जनरल को दोस्तों पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आप दोस्तों शब्दों के और क्रम को अच्छे से याद रखिएगा कि जो पहले बंगाल का गवर्नर होता था उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको 1833 के एक्ट के माध्यम से क्या कहा जाने लगा दोस्तों, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आप इस बदलाव को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। और क्या किया गया दोस्तों 1833 के एक्ट के माध्यम से, देखिए कानून बनाने के लिए दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया दोस्तों। और इस रूप में सर्वप्रथम विधिक सदस्य किसको बनाया गया, मैकाले को बनाया गया। तो देखिए क्या किया गया दोस्तों, 1833 के एक्ट के तहत कानून बनाने के लिए यानी लॉ बनाने के लिए दोस्तों क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी सॉरी दोस्तों उस गवर्नर जनरल की परिषद में क्या किया गया दोस्तों, एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया, यानी एक लॉ मेंबर को सम्मिलित किया गया। और सबसे पहला विधि सदस्य किसको बनाया गया दोस्तों, तो मैकाले को बनाया गया। तो यहां से दोस्तों दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। दो क्वेश्चन क्या निकल के आते हैं, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा दोस्तों कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को यानी एक लॉ मेंबर को कब सम्मिलित किया गया था, तो यह सम्मिलित किया गया था दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है दोस्तों, क्वेश्चन यह बन सकता है कि सर्वप्रथम विधि सदस्य किसको बनाया गया, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों सबसे पहले लॉ मेंबर किसको बनाया गया था, तो सबसे पहले दोस्तों लॉ मेंबर किसको बनाया गया था, मैकाले को बनाया गया था। तो आप मैकाले को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आप गलती नहीं करिएगा दोस्तों। सब सर्वप्रथम विधि सदस्य बनने वाला कौन था दोस्तों, वह था मैकाले था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में भी अच्छे से चीजें समझ में आ गई। अब हम देखने वाले दोस्तों जो हमारा 1853 का चार्टर एक्ट आता है, यानी 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, अब हम देखने वाले दोस्तों इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के दोस्तों क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। यानी अब हम बात करने वाले दोस्तों किसकी, 1853 यानी 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके बारे में। तो देखिए इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, इसके तहत दोस्तों क्या होता है, नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन होता था दोस्तों उसको अब निश्चित कौन करेगा, सरकार करेगा। उसके लिए धन कौन देगी, वह कंपनी देगी। देखिए क्या होता दोस्तों, एक होता था नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आप याद रखिएगा दोस्तों नियंत्रण बोर्ड को क्या बोला जाता था, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो नियंत्रण बोर्ड को दोस्तों बोला जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आप यहां याद रखिएगा दोस्तों, इसको शॉर्टकट में दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या बोला जाता था, नियंत्रण बोर्ड को बीओसी बोला जाता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे यानी जो पदाधिकारी होते थे दोस्तों, जो कुछ मेंबर होते थे यानी जो कुछ उसमें काम करने वाले सदस्य होते थे, तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे दोस्तों, तो इनके लिए जो सैलरी होती थी यानी जो धन दिया जाता था यानी जो इन पर खर्चा किया जाता था, तो वह जो सैलरी होती थी वह सैलरी कौन देती थी, वह देती तो दोस्तों कंपनी ही थी। लेकिन इसको निश्चित कौन करता था, तो इसको निश्चित करता था दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी आप इसको ऐसे याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में काम करने वाले जितने भी पदाधिकारी यानी मेंबर्स होते थे, तो इन मेंबर्स को दोस्तों जो कुछ सैलरी दिया जाता था, जो कुछ वेतन दिया जाता था, तो वेतन कौन देती दोस्तों, यह देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, क्योंकि काम उसी के लिए कर रहे थे, तो वेतन या ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। लेकिन कितना वेतन दिया जाएगा यह कौन डिसाइड करता था दोस्तों, यह डिसाइड करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार थी जो दोस्तों, वह यह डिसाइड करती थी कि इनको कितना वेतन दिया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और क्या किया गया दोस्तों 1853 के एक्ट के तहत, देखिए
डायरेक्टरों की संख्या जो थी दोस्तों उसको 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, जिसमें से 6 क्या होते दोस्तों क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। यानी क्या किया गया दोस्तों, देखिए इससे पहले क्या होता था दोस्तों, 1853 के एक्ट के माध्यम से क्या किया गया दोस्तों, देखिए क्या होता था दोस्तों, डायरेक्टरों की संख्या पहले कितनी थी, 24 थी। यानी कुल कितने डायरेक्टर थे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में, कुल 24 डायरेक्टर होते थे, यानी 24 डायरेक्टर होते थे। उनको अब घटाकर कितने कर दिया गया दोस्तों, 18 कर दिया गया। यानी पहले 24 होते थे, लेकिन 1853 के चार्टर का एक्ट का क्या दिया दोस्तों, इनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया जाता है। और इन 18 में से दोस्तों क्या होते थे, 6 जो होते थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे। एक तो संख्या दोस्तों घटाकर कितनी कर दी जाती है, तो देखिए संख्या घटाकर एक तो 18 कर दी जाती है, और इन 18 में से दोस्तों 6 कौन मनोनीत किया जाता था दोस्तों, इसको ब्रिटिश क्राउन मनोनीत करती थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। क्या किया गया दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दोस्तों जो डायरेक्टरों की संख्या पहले कितनी होती थी, 24 होती थी, यानी 24 होती थी। 24 में से दोस्तों क्या होता था, उसको घटाकर अब क्या कर दिया गया दोस्तों, 18 कर दिया गया। यानी अब कुल 18 मेंबर्स ही होंगे, और इन 18 में से दोस्तों क्या होगा, जो 6 के 6 मेंबर होंगे, जो 6 मेंबर होंगे दोस्तों, उनको कौन नियुक्त करेगी, उसको नियुक्त करेगी दोस्तों, मनोनीत कौन करेगी, वह ब्रिटिश क्राउन ही करेगी। तो आप इस प्रावधान को भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते रहते हैं। अब हम देखने वाले दोस्तों हमारा जो 1858 का एक्ट आया था, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इसके बारे में आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, चीजों को देखिएगा। तो अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं दोस्तों, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 1858। इसके तहत दोस्तों देखते हैं क्या क्या बातें की गई या क्या क्या प्रावधान किया गया दोस्तों। तो इसके तहत देखिए सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों, भारतीय प्रशासन का, यहां याद रखिएगा दोस्तों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए क्या किया गया दोस्तों, भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था दोस्तों, वह कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया जाता है। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, जो 1858 का एक्ट आता है, 1858 का जो दोस्तों एक्ट आता है, इस एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है दोस्तों, जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण पहले किसके पास था दोस्तों, पहले होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था, यानी ब्रिटिश क्राउन, सॉरी दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी के पास होता था। तब इस ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों ये अधिकार लेकर अब इसको दे दिया जाता है दोस्तों, ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया जाता है, यानी ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। यानी भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण होता था, यानी जो इंडिया पे जो कुछ नियंत्रण किया जाता था दोस्तों प्रशासन से लेके, यह पहले किसके हाथ में था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में था, लेकिन अब यह किसके हाथ में हो जाता है दोस्तों, यह अब हो जाता है दोस्तों ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजमुकुट के हाथ में हो जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। यानी इस 1858 के एक्ट 1858 के एक्ट किस तहत क्या कर दिया जाता है दोस्तों, कंपनी से छीनकर किसको दे दिया जाता है, भारतीय प्रशासन के नियंत्रण का अधिकार यह दे दिया जाता है दोस्तों ब्रिटिश राजमुकुट को, यानी ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। और दोस्तों क्या प्रावधान किया जाता है 1858 के एक्ट के तहत, देखिए क्या किया जाता है दोस्तों, जो भारत सचिव होता था वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों के ही समस्त अधिकार दोस्तों अब क्या कर दिए गए दोस्तों, इस भारत सचिव को दे दिए गए। यानी क्या किया गया, तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा दोस्तों, भारत सचिव नाम के एक पद का सृजन किया जाता है। यानी 1858 के एक्ट के तहत क्या किया जाता है दोस्तों, भारत सचिव के नाम से एक नया पद बनाया जाता है, और इस भारत सचिव को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अभी आपको दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया गया है, इसी तरह दोस्तों होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी आपको बारे में अभी बताया गया दोस्तों कि जो डायरेक्टर की संख्या थी दोस्तों 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों दोनों को याद रखिएगा, एक को बीओसी एक को याद रखेंगे दोस्तों बीओडी। तो इन दोनों को जितने भी समस्त अधिकार थे दोस्तों, अब यह अधिकार किसको दे दिया जाता है, यह अधिकार दोस्तों अब भारत सचिव नाम का जो नया पद बनाया जाता है तो उसको दे दिया जाता है। तो आप इस बदलाव को भी याद रखिएगा दोस्तों, यह कब किया जाता है, यह जो 1858 का एक्ट आता है दोस्तों, उस 1858 के एक्ट के तहत दोस्तों अब सारे के सारे अधिकार को दे दिए जाते हैं, भारत सचिव नाम का जो पद बनाया जाता है इस पर बैठे होने वाले यानी इस पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के हाथों में अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे यानी पूरे के पूरे अधिकार अब इसके हाथ में हो जाते हैं। और दोस्तों इसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो इसके माध्यम से देखेंगे दोस्तों, जो भारत के गवर्नर जनरल होता था उसको अब क्या कहा जाने लगा था दोस्तों, उसको अब वायसराय कहा जाने लगा था। और इसी के दोस्तों तहत क्या होता है, भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राज का दोस्तों प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व स्टार्ट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब कहा जाने लगा,
या कहा जाने लगा दोस्तों 1858 के एक्ट के माध्यम से। तो अभी आपको दोस्तों ऊपर क्या बताया गया था, आपको 3 एक्ट अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। एक तो याद रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक आपको याद तो रखना है दोस्तों 1873 33 का सॉरी दोस्तों 1833 का एक्ट, एक आपको क्या याद रखना है दोस्तों 1858 का एक्ट। आप इन तीन को तीन दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको अब कहा जाने लगा दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1833 का जो एक्ट आता था दोस्तों, इसके तहत क्या होता है, इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को अब कहा जाने लगा दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल। इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब 1858 के एक्ट के तहत क्या होता है दोस्तों, इस भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा दोस्तों, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो आप ये तीनों की तीनों बदलाव याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह बहुत एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 के एक्ट के माध्यम से कहा जाने लगा। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, तो यह कहा जाने लगा दोस्तों 1833 के एक्ट के माध्यम से, यानी 1833 के एक्ट के माध्यम से। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए दोस्तों कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब कहा जाने लगा, तो यह कहा जाने लगा दोस्तों 1858 का जो एक्ट आता है, यानी 1858 का जो एक्ट आता है, इसके माध्यम से कहा जाता है। और जब दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाता है, तभी से क्या मान लिया जाता है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश क्राउन का यानी ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है। इसके बाद जो एक्ट आएंगे दोस्तों, वह अब एक्ट आएंगे दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के अधीन, क्योंकि अभी तक के आप जो एक्ट पढ़े हैं वह आए हैं दोस्तों ब्रिटिश कंपनी के अधीन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। लेकिन 1858 के बाद जितने एक्ट आते हैं दोस्तों, वह आते हैं ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन अधिनियम में आने लगते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहां तक की चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज दोस्तों हम यहीं तक चीज़ों को रखते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों आपको मेन सारे जितने भी एक्ट पढ़ाए गए हैं आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1773 का भी, 84 का भी, 86 का भी दोस्तों, 1813, 1833, 1853 और 1858, क्योंकि इससे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप खुद चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह है स्टडी विथ रामा। आप दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके भाई बहन में, रिलेटिव में जो भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा दोस्तों, उन तक क्या कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि उनकी भी तैयारी को दोस्तों क्या मिलता रहे, मजबूती मिलता रहे, ताकि उनको भी चीज़ें पता चलती रहे कि उनको किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है या किस तरह से एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी इसके आगे का जो चीज़ है दोस्तों वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप लोग क्या करते रहिए दोस्तों, अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे से क्या करते रहिए दोस्तों, वीडियो को देखते भी रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।